हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ये लेक्चर नंबर 2 है रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में इंट्रोडक्शन बता दिया था, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो रेडियो एक्टिव विघटन का नियम है उसको देखेंगे, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, क्या होता है इसको समझते हैं। छोटा सा व्यंजक है इसमें, और उसके बाद एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ में क्या करेंगे, कुछ पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे, लगभग 7 पॉइंट में इसको डिस्कस करेंगे। उसमें से 5 पॉइंट को मैं अभी बता दूंगा। उसके बाद जो 3 पॉइंट जो है ना, वो हाफ लाइफ, मीन लाइफ और एक एक्टिविटी, ये जो 3 टॉपिक है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है ना, वो 2-2 नंबर में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसको एक अलग से लेक्चर बना देते हैं, तीनों को एक लेक्चर में करके अलग कर देंगे। बाकी यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, छोटा ही पॉइंट रहेगा उस ग्राफ में आएगा जो। ठीक है, और उसका एक व्यंजक भी रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्या हो जाएगा हेडिंग, रेडियो एक्टिव विघटन का नियम या फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होते हैं जिनमें एक स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित करने की प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल या बीटा या गामा विकिरण क्या करते रहते हैं, स्वतः ही उत्सर्जित करते रहते हैं, और उत्सर्जित करने के बाद क्या होते हैं, किसी दूसरे नाभिक में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो विघटन होने की जो ये प्रक्रिया है, ये किसी एक नियम के अनुरूप ही क्या हो रहा होगा, हो रही होगी। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता, वो एक नियम के तहत ही क्या होगी, विघटन हो रही होगी। तो ये जो विघटन होने की जो दर है, इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इस लॉ में पढ़ते हैं। तो यदि मैं इसका कथन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इस नियम का, किसी क्षण पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विघटन होने की दर उस क्षण पर उपस्थित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे, कथन बोल दिया, अब इसको थोड़ा सा लिख के बताते हैं। मान लेते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, t = 0 पर जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट विघटन नहीं हुआ है, ठीक है, तब उसमें नाभिकों की संख्या मान लेता हूँ मैं n है। ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में n नाभिक है। उसके बाद क्या होगा, उसमें रेडियो एक्टिव विघटन होना स्टार्ट होगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, इनमें जो नाभिक उपस्थित है उनकी संख्या में कमी होते जाएगी। विघटन हो रहा है मतलब उसमें जो नाभिक है वो कम होते जाएंगे। मान लेते हैं कोई एक समय ले लो, t समय पर क्या होगा, तो नाभिक की जो संख्या है वो कम होते जाएगी। तो मान लेता हूँ मैं, वो कितना कम हो गया, dn हो गया, dn नाभिक उसमें कम हो गया। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसके विघटन होने की दर, तो विघटन होने की दर को मैं कैसे लिखूंगा, dn/dt। ये क्या होती है, इसी क्षण पर मतलब t = t पर कितना नाभिक उसमें उपस्थित है इसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगी ये, इस टाइप से ये इसका कथन हो जाएगा। मतलब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए विघटन की दर, रेडियो एक्टिव विघटन की दर उस क्षण पर उपस्थित नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये इसका कथन हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या आता है, इसको ऐसे लिखो, dn/dt = λn। ठीक है, माइनस इधर है, माइनस को मैं इधर लगा सकता हूँ चाहूँ तो ये माइनस इधर लगा दिया। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो विघटन की दर है इसमें क्या हो रही है, नाभिकों की संख्या में कमी हो रही है। अब कमी हो रही है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस टिप से हो जाएगा। अब यहाँ पे लैम्डा हम लोग कांस्टेंट लाए हैं, तो लैम्डा के बारे में बताना पड़ेगा। तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, डीके कांस्टेंट है, डीके कांस्टेंट, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलोगे, क्षयांक बोलते हैं। क्षयांक बोल सकते हो, या फिर इसको विघटन नियतांक भी बोल सकते हो। ठीक है, बाकी डीके कांस्टेंट याद रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, लैम्डा का जो मात्रक है ये होता है समय का उल्टा होता है, ऐसा समझ सकते हो। तो समय का मात्रक हमको पता है सेकंड होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा के लिए मात्रक प्रति सेकंड हो जाएगा, प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको 1 नंबर में पूछ लेगा तो आप लोग इसको लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसी जो फार्मूला है ना, इसी से ही हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, dy/dt प्लस कुछ वैल्यू। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग t
टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या फिर एन का वैल्यू यहाँ पे से फाइंड कर सकते हैं, नाभिकों की संख्या का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन रहेगा, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे पहले ये देखो, ये जो लैम्डा है ना, इसका एक प्रॉपर्टीज ये है कि ये किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए पूरा उसके विघटन होने की दर, मतलब पूरा विघटन होने तक ही उसके लिए समान बनी रहती है। किसी कोई भी, मान लो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है जैसे, ठीक है, तो यूरेनियम के लिए इसका कुछ क्या होगा, कुछ लाइफ टाइम होगा। लाइफ टाइम क्या होगा आगे बताएंगे बाद में। तो वो क्या होगा, किसी एक डीके कांस्टेंट रेट से ही क्या होगा, डीके होगा। तो मान लो तो इसके पास अभी एन यहाँ पे नाभिकों की संख्या है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दूसरे नाभिक में कन्वर्ट होगा। मान लो इसको मैं थोड़ा स्टार से दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद फिर से क्या होगा, क्योंकि जब तक ये पूरा स्थायी नाभिक में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक डीके चलते रहता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, फिर से डीके कांस्टेंट इसका लैम्डा ही रहेगा, तो ये किसी और दूसरे नाभिक में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसमें नाभिकों की संख्या में और कमी हो जाएगी। उसके बाद फिर और मतलब जब तक वो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक डीके कांस्टेंट जो है वो सब, मतलब डीके जो रेट है वो हमेशा चलते रहती है। ठीक है, जब तक वो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट ना हो जाए पूरी तरीके से तब तक पूरा विघटन चलते रहता है। तो ये किसी डीके कांस्टेंट रेट से ही क्या हो रहा होगा, विघटित हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो लैम्डा का जो मान है ना वो सब में सेम रहता है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए जो विघटन दर है वो समान होती है। लेकिन यहीं पे मैं किसी दूसरे नाभिक ले लूँ, जैसे कि एक्टिनियम ले लूँ, तो उसके लिए भी ऐसी होगा। ठीक है, तो उसमें जो लैम्डा का मान आएगा ना तो इससे अलग रहेगा। इसके लिए लैम्डा का मान अलग है, इसके लिए लैम्डा का मान अलग है। मतलब अलग अलग नाभिकों के लिए जो विघटन दर का मान है वो अलग अलग होता है। विघटन नियतांक का जो मान है, डीके कांस्टेंट का जो मान है वो अलग अलग होता है। लेकिन किसी एक नाभिक के लिए पूरे उसके स्थायी नाभिक तक आने तक उसका जो लैम्डा का मान है वो सेम रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या इक्वेशन आया था, dN/dt माइनस में था और इधर था लैम्डा n, ये था। इसको समीकरण 1 नंबर दे दिए। अब यहाँ से इसके आगे कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से मैं dt को उधर भेज देता हूँ, n को इसके नीचे ले आता हूँ, क्योंकि n वाले एक साइड हो जाएंगे और बाकी उस साइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, dN/n इक्वल टू लैम्डा dt। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है, एक हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों में या फिर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर बताओ समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में समाकलन का निशान बना देते हैं। तो ये हो जाएगा dN/n, ठीक, माइनस हो जाएगा और इस इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा dt। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n का क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है e⁻n, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है। ठीक है, उसके बाद या फिर काम करो माइनस को उधर ही भेज दो, उधर भेजेंगे तो यहाँ पे से माइनस है इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा टी, और माइनस पहले से ही था, प्लस क्या होगा, एक कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, समाकलन कर रहे हैं, फिजिक्स में जनरली हम लोग समाकलन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, अभी जो कांस्टेंट आया है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। तो देखो एक कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पर, मतलब जब विघटन स्टार्ट नहीं हुआ था तब क्या था, हम लोग ने क्या माना था, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए जो नाभिकों की संख्या थी वो क्या थी, n0 थी, ऐसा मान लेते हैं। मतलब जब कोई विघटन ही नहीं हुआ है उस टाइम नाभिकों की संख्या क्या है, n0 है। उसके बाद t का मान बढ़ते जाता है, फिर विघटन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा बताओ, ये हो जाएगा log n0 हो जाएगा। टी की जगह मैं क्या करूँगा, 0 पुट करूँगा तो इसको पूरा 0 कर देगा और इधर क्या बचेगा, a बचेगा। यहाँ से मैं a का वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या आया, log e⁻n0। ठीक है, ये जो a का मान आया है इसको मैं समीकरण 2 में रख दूंगा तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में, ऊपर से लिखता हूँ, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो बताओ समीकरण 2 मान रखूँगा तो क्या हो जाएगा, इधर log e⁻n इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log
ई बेस पर क्या हो जाएगा n0। यहाँ से मैं इस वाले टर्म लॉग को एक साइड ले आता हूँ, लॉग वाले टर्म को, तो क्या बन जाएगा n माइनस लॉग ई बेस पर n0 और इधर क्या बचा हुआ है माइनस लैम्डा t। ठीक है, यहाँ से मैं लॉग का नियम लगा के क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ n/n0 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा t। ठीक है, अब लॉग को मैं उस साइड भेज देता हूँ, उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, लॉग दूसरे साइड जाता है तो क्या हो जाता है e की घात में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा e की घात माइनस लैम्डा t, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आया ना, इसको आप लोग दे दो समीकरण नंबर कौन सा हो गया, ये तीसरा। तो यहाँ से आप लोग एक पद और निकाल सकते हो, n बराबर n0 को मैं उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा लैम्डा t, इसको भी दे दो समीकरण नंबर 4। तो ये जो n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t है, ये क्या है, हम लोग जो यहाँ पे समीकरण निकाले हैं उसका सॉल्यूशन है, समझ लो। ठीक है, मतलब किसी समय t के बाद, किसी समय t पर या फिर t समय पर अविघटित नाभिकों की संख्या है। मतलब कोई समय के बाद कितना नाभिक बचा है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, उसका ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हमको उस टाइम समय का मान मालूम रहेगा, उसका डीके कांस्टेंट मालूम रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसा समझ सकते हो, उसके पास मान लो 1000 नाभिकों की संख्या स्टार्टिंग में थी। ठीक है, उसके बाद कोई समय बाद मतलब t इक्वल टू हाफ ले लो। ठीक है, ऐसा ले लो, उसके बाद यहाँ पे पुट कर दो, उसका हमारे पास लैम्डा का भी मान पता है कि किस डीके रेट से वो कांस्टेंट, मतलब किस डीके रेट से वो कम होते जा रहा है, इसका भी वैल्यू मान पता है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, टी का भी मान पुट करेंगे, लैम्डा का मान पुट करेंगे, n0 का मान हमारे पास है 1000 था, तो हमारे पास t इक्वल टू हाफ समय पर पता चल जाएगा कि उस टाइम कितना नाभिक बचा हुआ है इस फार्मूला की मदद से। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका है, अविघटित नाभिकों की संख्या है, कितना समय और कितना मतलब किसी समय बाद कितना नाभिक बच रहा है उसका फार्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो फार्मूला आया है ना, इसको हम लोग ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और उस ग्राफ से बहुत सारे पॉइंट हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला को आप लोग याद रखना हमेशा। ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा, तुम्हारे एमएससी में भी काम आएगा, उसके बाद नेट में भी काम आएगा, उससे पहले आईटी एग्जाम का दिलाते हो तो काम आएगा, गेट का एग्ज़ाम दिलाते हो तो काम आएगा। ठीक है, या फिर इवन तुम्हारा पीएचडी करोगे न्यूक्लियर फिजिक्स में तो भी इस फार्मूला का काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस जो फार्मूला आया है ना, इसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बताते हैं। तो देखो क्या फार्मूला आया था, n इक्वल टू, इधर लिखता हूँ पहले, n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, ऐसा फार्मूला आया था। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक्सपोनेंशियली है, मतलब e की घात में लिख रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनेगा। तो आप लोग को पता होगा e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है, तो मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। इधर मैं ले लेता हूँ समय, ठीक है, t को, मतलब जैसे जैसे t का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इधर उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूँ नाभिकों की संख्या, अविघटित नाभिकों की संख्या की बात कर रहे हैं, n का बात कर रहे हैं। ठीक है, नाभिकों की संख्या, ये n की बात कर रहे हैं, या फिर लिख सकते हो यहाँ पे अविघटित नाभिकों की संख्या। ठीक है, इधर बढ़ते जाएगा ये। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में तो 0 रहेगा समय, तो उस टाइम नाभिकों की संख्या कितनी रहेगी, n0 रहेगी। ठीक है, इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, तो एक मिनट रुक जाओ यहाँ पास। ठीक है, स्टार्टिंग में जब कोई समय नहीं था, मतलब स्टार्टिंग में जब विघटन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब उसमें कितना संख्या थी, नाभिकों की संख्या n0 थी। तो ये मैं n0 को यहाँ पे बना देता हूँ। उसके बाद किसी समय बाद क्या होने लगेगा, मान लो कुछ समय घटा, फिर वो विघटन होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि वो t समय बाद, इसको मैं t को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, t समय बाद क्या होगा, उसकी संख्या जस्ट आधी हो जाती है। n0 था, मान लो ऐसा समझ सकते हो 1000 उसके पास नाभिकों की संख्या थी, तो t समय बाद क्या हो जाएगी, मान लो 500 हो जाती है, जस्ट आधा हो जाती है। तो उसको मैं यहाँ पे कैसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n0/2। ठीक है, इसको थोड़ा नोटिस करते रहना, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो यहाँ पे था,
उसके बाद यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या होगा, फिर समय आगे बढ़ता जाएगा, मान लो समय फिर और 2t हो गया, ठीक है, जितना समय पहले गुजरा था उतना समय और गुजर गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2t। तो अब बताओ क्या होगा, n0/2 हो गया था, तो n0/2 मतलब आधा हो गया था, 500 हो गया था, अब वो क्या करेगा फिर से मतलब आधा हो जाएगा। मैं क्या बताया था, किसी भी नाभिक के लिए जो लैम्डा का मान है वो कांस्टेंट होता है, तो जितना इतना इसमें लैम्डा का मान रहेगा उसके बाद इसके आधा होने में फिर उतना ही लैम्डा का मान रहेगा। तो अब बताओ n0/2 हो गया, तो उसको फिर आधा होने में मतलब 250 बच जाएगा, अब 2t के बाद है ना 250 बच जाएगा, तो उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो जाएगा n0/4, ठीक है। तो इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इसके सीध में और इसके सीध में। उसके बाद मान लो 4t ले लेता हूँ, मतलब फिर उसका जस्ट 2 गुना टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 4t बना देता हूँ, ठीक है। 4t में क्या होगा, जितना बचा हुआ है नाभिक उसका फिर जस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा का मान सबके लिए कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट रेट से ही वो डीके हो रहा होगा, तो अब जितना बचा है उसका फिर से आधा हो जाएगा, तो फिर से आधा होगा तो कहाँ पे आएगा, n0/8 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो कोई एक नाभिक में एग्जांपल समझाता हूँ, इसको छोड़ो अभी। जैसे मान लो कोई एक नाभिक है, उसमें नाभिकों की संख्या स्टार्टिंग में मान लो 512 है, ठीक है। उसके बाद t समय बाद क्या होगा, या फिर आधा घंटा बाद या फिर 1 घंटा बाद, समझ लो 1 घंटा बाद उसका जो नाभिकों की संख्या है वो कम हो जाएगी, तो उसका आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ के बारे में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से, अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसका हाफ हो जाएगा, जितना नाभिक इसमें है उसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ कितना हो जाएगा, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 256, ठीक है। अब कितना बचा, 1 घंटा बाद 256 बचा। उसके बाद फिर से 1 घंटा बाद मतलब 2 घंटा बाद कितना हो जाएगा, इसका फिर से आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 128 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 आवर के बाद, 3 आवर के बाद नहीं 4 आवर के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा का गैप हो रहा है, उसके बाद जस्ट इसका 2 गुना गैप हो जाएगा, तो 4 घंटा बाद कितना हो जाएगा, फिर इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 घंटा बाद, 8 घंटा बाद क्या होगा, फिर से और डीके होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 घंटा बाद 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद और आधा करेंगे तो फिर 8 हो जाएगा। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा ख़त्म कर लेगा, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है। कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अनंत समय तक विघटित होते रहते हैं, कभी भी वो स्टेबल न्यूक्लियस में ख़त्म नहीं हो पाता, मतलब उससे पूरा जो नाभिक की जो संख्या है ना वो पूरा जीरो नहीं हो पाता, अनंत समय तक वो जीरो होगा ऐसा समझते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो देखना पूरा नीचे तक नहीं आएगा, वो एक कर्व के रूप में बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझ में आया ना, इसी को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी समय स्टार्टिंग में 0 समय पर n0 था, टी समय बाद क्या हो गया, वो आधा हो गया, तो n0/2 हो गया। उसके बाद 2t समय बाद क्या हो गया, वो फिर से आधा हो गया, n0/4 हो गया। उसके बाद उसका जस्ट दुगुना समय बाद क्या हो गया, फिर से आधा हो गया, n0/8 हो गया। तो यहाँ पे इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस पॉइंट में ग्राफ बना है, ठीक है। तो इसको मैं मिला देता हूँ, कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस टिप से हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। इसको मैं मिला देता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो यहाँ पे कभी भी ये जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पूरा विघटित नहीं हो पाता, ठीक है। अगर पूरा विघटित होना है तो उसको अनंत समय लग जाएगा। तो इधर बना दो पूरा, ये तो समय हम लोग दिखा रहे हैं, तो अनंत समय तक में जाके वो जीरो होगा, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टिप से ग्राफ बनते हैं। और ये जो ग्राफ बना है ये किसका ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल का ही तो ग्राफ है, e की पावर माइनस लैम्डा का ही ग्राफ है, मतलब e की पावर -x का ही ग्राफ है, ऐसे बनता है ग्राफ, देख लो, ठीक है। तो इस टिप से हमारे पर ग्राफ बना है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दो, सजाना है तो एग्जाम में जैसे बनाओगे ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देना, कहाँ पे मिलाए हैं उसको। इस टिप से यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक पॉइंट था, और स्टार्टिंग में तो यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक है। तो कुछ इस टिप से यहाँ पे ग्राफ बनता है। अभी जो ग्राफ में दिख रहा है ना, इसको 4-5 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो 3 पॉइंट रहेगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको अभी तक पूरा समझ में आ भी गया होगा, मैं जो बताऊँगा पॉइंट उसको। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो किस रूप में विघटित होता है, तो एक्सपोनेंशियली विघटन होता है उसका, मतलब एक चरघातांकी रूप में विघटन होता है, ठीक है। तो पहले मैं पॉइंट को लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। तो क्या लिख दोगे, रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन चित्र की भांति
या फिर ग्राफ की भांति, ऐसा भी लिख सकते हो, चित्र की भांति चरघातांकी नियम द्वारा होता है, नियम द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है? नियम द्वारा, चरघातांकी नियम द्वारा हो रहा है, इसका मतलब पहले तो उसको विघटन होने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है उसका जो विघटन होने का जो समय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। मतलब पहले तेज़ी से विघटन होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में मात्र t समय लिया है और जस्ट आधा हो गया है। 1000 था, अब वो 500 हो गया है, ऐसा समझ लो। उसके बाद फिर जो समय लग रहा है उसमें कितना विघटन हो रहा है? मात्र 250 होगा। उसका फिर जस्ट आधा हो जाएगा तो 250 बचेगा, तो 250 होने में बहुत समय लगा लिया यहाँ तक। अब पहले तो बहुत तेज़ी से विघटन हो गया था, अब थोड़ा सा धीरे से हुआ। उसके बाद और जस्ट ज़्यादा समय लगेगा तो क्या होगा? फिर से 250 से फिर 200, मतलब इसका आधा करेंगे तो 125 हो जाएगा। 125 होने में और बहुत ज़्यादा समय लग गया, उसके बाद और ज़्यादा समय बहुत लगा देगा। मतलब पहले तो बहुत तेज़ी से विघटन होता है, बाद में फिर उसका विघटन का जो दर है वो स्लो हो जाता है, इसलिए इसको चरघातांक के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। वो यहाँ पे लिख सकते हो अर्थात धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये आप लोग पहला पॉइंट इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना, स्किप नहीं करना है ना। जब भी एग्जाम में आएगा, मान लो 5 या 6 नंबर में आता है, तो जो मैं पूरा बताया हूँ डेरिवेशन, उसको भी मतलब निकाल के दिखाओगे, प्लस ग्राफ भी बनाओगे, प्लस इस पॉइंट को भी लिखोगे। पॉइंट को नहीं लिखोगे तो 2 नंबर काट देंगे भाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हो, कोई एक नाभिक ऐसा है जिसका लैम्डा का मान ज़्यादा है। लैम्डा क्या है? विघटन दर है। लैम्डा का मान ज़्यादा है तो वो तेज़ी से विघटित हो जाएगा। तेज़ी से क्या करेगा? अपने नाभिकों की संख्या को कम कर देगा। मान लो किसी का कोई ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका लैम्डा का मान बहुत ही कम है, ठीक है, उसका लैम्डा का मान बहुत ही कम है, तो वो क्या करेगा? धीरे 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 वहाँ पे अपना विघटन होना स्टार्ट करेगा। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो तुम्हारे पास कोई एक दोस्त है, ठीक है, उसको मैं 1000 रुपये दे दिया, 1000 रुपये दे दिया और बोला कि जाओ इसको खर्चा कर लो जब तक तुम खर्चा करना चाहते हो तब तक। ठीक है, मान लो बहुत ही खर्चीला स्वभाव का रहेगा, तो क्या करेगा? पहले जाएगा कहीं मॉल वॉल जाएगा, पिज़्ज़ा वगैरह खा लेगा, ख़त्म, मूवी देख लेगा, तो वो 400-500 उसका वहीं पे ख़त्म हो गया, 500 मान लो ख़त्म हो गया, बच गया 500, 2 घंटा में 500 ख़त्म कर दिया। उसके बाद क्या करेगा? मॉल कहीं तो कुछ भी सामान वामान लेने चले जाएगा, कपड़ा वपड़ा लेने चले गया मान लो, तो 2 घंटा में फिर 250 ख़त्म कर दिया, बच गया उसके पास 250। उसके बाद फिर कहीं और कुछ खाने पीने का ले लिया, तो ऐसे करके वो एक दिन में ही पूरा 1000 ख़त्म कर डाला। मान लो वो खर्चीला प्रवृत्ति का था, तो उसका जो लैम्डा का मान है, मतलब उसका डीके कांस्टेंट का जो मान है, वो उसका जो कम करने की जो क्षमता है, अपने जो पैसा है उसको, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो अपना जो पैसा है उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया। मान लो कोई एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का है, उसको मैं 1000 दिया और उसको भी बोला कि जाओ तुम खर्चा कर लो, जब तक खाना करना चाहते हो और रखना चाहते हो तो रख लो पैसों, कैसे बोलूँगा। तो मान लो कंजूस प्रवृत्ति का है तो क्या करेगा? 2 दिन तक तो पैसा को संभाल के रखेगा, फिर तीसरा दिन मान लो बाहर निकलेगा, फिर कहीं पे कुछ उसको पसंद आ गया तो फिर 100 रुपये का मान लो कुछ सामान ले लिया, ठीक है, तो उसके पास वो 2 दिन बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उसके बाद 100 रुपये, 900 बचेगा, उसके बाद फिर कुछ दूसरा सामान लेगा, तो मान लो 50 रुपये का सामान लेता है तो अभी उसके पास 850 बचे रहेगा। तो इस तरीके से ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसका जो डीके कांस्टेंट है, मतलब उसको खर्च करने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम है, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक चलते रहेगा। उसको 1000 है, वो एक महीने तक भी चला सकता है वो, ठीक है, तो उसके जो खर्च करने की जो क्षमता है वो काफ़ी स्लो है, इसलिए उसके पास जो पैसा बच रहा है वो बहुत ज़्यादा समय तक बच रहा है। और बगल वाला जो व्यक्ति था जिसको पहले मैं दिया था पैसा, उसका खर्च करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए वो एक दिन में पूरा खर्चा कर लिया। तो सेम यहाँ पे इसको भी रिलेट कर सकते हो। ए नाभिक है, उसमें लैम्डा का मान ज़्यादा है मान लो, तो उसमें नाभिक जो बचेंगे वो बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाएंगे पूरा, ठीक है, बहुत ही जल्दी शून्य हो जाएगा। और मान लो जो बी वाला है उसका लैम्डा का मान बहुत ही कम है, बहुत ही धीरे धीरे खर्चा कर रहे हैं मान लो, वो उसका विघटन होने की दर बहुत ही कम है, तो उसमें जो नाभिक की संख्या बचेंगी वो बहुत ही देर तक चलेगी, मतलब बहुत ही धीरे धीरे विघटित होंगी। वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब जिसमें लैम्डा का मान, क्षयांक का मान, विघटन दर, डीके कांस्टेंट का मान ज़्यादा है, उसको क्षय होने में बहुत कम समय लगेगा, और जिसके लिए लैम्डा का मान बहुत ही कम है, बहुत ही धीरे धीरे वो डीके हो रही है, तो वो बहुत ही समय तक टीके होगा, ठीक है। तो बस यही पॉइंट को समझाने के लिए इतना सारा बताया, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा? क्षयांक का मान जितना अधिक होगा
विघटन उतनी ही तेजी से होता है, उतनी ही तेजी से होता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको पूरा पूरा विघटन होने में कितना समय लग जाता है, उसको पूरा पूरा विघटन होने में अनंत समय लग जाता है। मतलब कभी भी पूरा पूरा जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मान लो, अपने ऐसा सोचो कॉमन सेंस से, मान लो कोई एक एलिमेंट है, यूरेनियम कहीं पे रखा हुआ है, मान लो वो क्या हो रहा, बहुत समय से रखा रहा होगा, वो विघटित हो रहा होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो विघटित हो रहा होगा कई करोड़ों साल बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा पूरा। अगर मान लो ऐसा होता कि वो किसी समय बाद ख़त्म होना रहता तो वो पहले आधा होगा, फिर उसका कम होगा, फिर कम होगा, कम होगा, कम होगा, मतलब बहुत करोड़ों साल बाद, मान लो निश्चित रहता समय ऐसा, तो करोड़ों साल बाद क्या होगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अभी तक ऐसा बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कभी तक ख़त्म हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अनंत समय तक विघटित होते रहता है। मतलब कभी भी पूरा जीरो नहीं हो पाता, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, n = 0 जबकि t = इन्फिनिटिव, मतलब t = इन्फिनिटिव पर n का मान 0 होगा, ठीक है। अनंत समय बाद n = 0 हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल तो होगा नहीं, अनंत समय हम लोग देखे ही नहीं अनंत समय कब आएगा, ठीक है। तो जबकि t = 0 अर्थात किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को विघटन होने में, किसी रेडियो एक्टिव, तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो चौथा पॉइंट देखो, पॉइंट क्या बोल सकते हो, मान लेते हैं t = मैं हाफ ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं हाफ नहीं, t = मैं 1/λ ले लेता हूँ, मतलब जो डीके कांस्टेंट है उसके उल्टा ले लेता हूँ। तब इसको मैं समीकरण वो वाला जो हमारा मेन इक्वेशन था, कौन सा था, n = n0 e⁻ λt, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, उसको पुट करो, तो n = n0 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, और t के मान हम लोग क्या ले लिए, 1/λ, तो लैम्डा और ये लैम्डा यहाँ से कट जाएगा और क्या बचेगा, e⁻−1, और e⁻−1 का मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है 0.368 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको परसेंट में लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, मतलब यदि t का मान 1/λ है, मतलब डीके कांस्टेंट का व्युत्क्रम समय पर नाभिक कितना बचेंगे, इसको मैं अगर 100 से गुणा कर दूंगा तो परसेंट में निकल जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 1 2 मतलब 36.8 n0%। तो नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्टार्टिंग में जितना नाभिक था उसका 36.8% नाभिक बच जाएगा। कब, जब t का मान 1/λ होगा। मतलब जो विघटन दर है उसका मैं व्युत्क्रम समय पर देखना चाहूँ कितना नाभिक बचेगा, तो 36.8%, मतलब 36 मान लो, 36% स्टार्टिंग में जितना नाभिक था उतना बच जाता है, ठीक है। अगर मैं t = 1/λ लूँ तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को ओवर करते हैं। तो पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, किसी t समय पश्चात कितना नाभिक बच रहा है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। t समय पश्चात विघटित हुए नाभिकों की संख्या, कितना विघटित हो चुका है उसको निकालना है। विघटित हुए नाभिकों की संख्या, तो बताओ, ये तो एकदम इजी सा है। पहले उसके पास था n0, अभी कितना विघटित हो गया है, तो अभी हम लोग फार्मूला से निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ये है ना, अविघटित मतलब कितना नाभिक बचा हुआ है उसके बारे में है। तो कितना इतना नाभिक अभी बचा हुआ है, पहले उसके पास नाभिक था n0 और अभी इतना बचा हुआ है, तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना विघटित हुआ है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n0 e⁻−λt। तो यहाँ से मैं n0 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, 1 - e⁻−λt। मतलब इतना नाभिक क्या हो गया है, विघटित हो चुका है। पहले n0 था, अब इतना नाभिक विघटित हो चुका है, तो कितना नाभिक बचेगा, इतना नाभिक बचेगा। तो ये कई बार ऐसा एग्जाम में ये भी पूछ लेता है एक नंबर में कि t समय पश्चात विघटित हुए नाभिकों की संख्या क्या होगी, तो आप लोग ये निकाल सकते हो। पहले इतना था,
अब इतना बचा हुआ है, इसको माइनस कर दूंगा तो जितना विघटित हुआ है वो तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 पॉइंट में इस ग्राफ को आप लोग डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद छठवां, सातवां, आठवां जो 3 पॉइंट है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, उसमें हाफ लाइफ रहेगा, मीन लाइफ रहेगा और एक्टिविटी रहेगा। उसको मैं 2-2 नंबर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार अलग से, इसलिए उसको मैं सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। पसंद आया होगा या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसको इसमें कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।